16 मार्च 2022 को राजस्थान के अलवर जिले में ततारपुर नामक इलाके से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर इंदिरा बस्ती के पास एक प्लास्टिक के बोरे पर पड़ी। उन लोगों को लगा कि शायद इस बोरे में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब उन्होंने उसके पास जाकर देखा तो उसके अंदर से खून रिस रहा था, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। वैसे तो वो इलाका अक्सर सुनसान रहता था, बहुत कम लोग ही उस इलाके से होकर गुजरते थे, लेकिन इत्तेफाक से 16 मार्च के दिन वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन राहगीरों में से किसी ने ततारपुर पुलिस स्टेशन में फोन करके बताया कि इंदिरा बस्ती के पास पुलिया के नीचे एक संदिग्ध बोरी पड़ी है, जिसके अंदर से रक्त बह रहा है। राहगीर की बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई और तुरंत ही पुलिस की एक टीम मौकाए वारदात पर पहुंचती है। इसके बाद पुलिया के नीचे पड़ी उस बोरी को वहां से निकालकर ऊपर लाया जाता है और उसे खोलकर देखा जाता है। लेकिन जैसे ही उस बोरी को खोला गया तो उसके अंदर का दृश्य देखकर पुलिस वालों के भी होश खराब हो गए। वहां पर मौजूद लोग भी डर कर पीछे भाग गए, क्योंकि उस बोरी के अंदर एक लड़की की लाश थी। हालांकि शव अभी खराब नहीं हुआ था, उसका चेहरा भी पहचान के लायक था। इसके बाद पुलिस घटनास्थल के आसपास थोड़ी छानबीन करती है, क्योंकि हो सकता था मरने वाली लड़की का कोई आईडी प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए। लेकिन काफी तलाश करने पर भी वहां से कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उस शव को ततारपुर सीएससी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिजवा दिया, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, क्योंकि पहले पुलिस लड़की की पहचान कराने के लिए उसके परिजनों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की की उम्र 28 या 30 साल के आसपास रही होगी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल यानी जहां से लड़की का शव मिला था, उस इलाके के आसपास सभी गांव में लड़की की फोटो दिखाकर लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी लड़की की पहचान नहीं कर पा रहा था। और फिर अगले दिन 17 मार्च को पुलिस ने सभी लोकल अखबारों में उस लड़की की खबर और साथ में एक फोटो भी छपवाई, लेकिन फिर भी उस महिला का कोई रिश्तेदार सामने नहीं आ रहा था। इधर उस महिला के शव को हॉस्पिटल में रखे हुए काफी समय बीत गया था और नियम के अनुसार शव मिलने के 48 घंटे के अंदर उसका पोस्टमार्टम कराना जरूरी था। अब ऐसे में पुलिस क्या कर सकती थी, क्योंकि लड़की के घर वाले तो मिल नहीं रहे थे। इसलिए मजबूरन पुलिस को शव का पोस्टमार्टम कराना पड़ा। ततारपुर पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस थानों से संपर्क करके उनसे भी किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में पूछा, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में 28 से 30 साल की महिला की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई थी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इस महिला की मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई है। उसकी गर्दन पर गला दबाए जाने के निशान थे। साथ ही गला घोटने के दौरान उस लड़की ने विरोध भी किया होगा, जिसकी वजह से उसे कुछ चोट भी लगी थी। इन सब चीजों से साफ हो गया था कि ये मामला कत्ल का है। हालांकि पुलिस की कई टीमें इन्वेस्टिगेशन करने में जी जान से लगी हुई थी, लेकिन आसपास के इलाके में उस लड़की को कोई नहीं जानता था और अब पुलिस को भी लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की को किसी दूसरी जगह कत्ल करके उसके शव को यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। पुलिस का मानना था कि अगर वो लोग कहीं बाहर से आए थे तो आसपास के किसी होटल या लॉज में जरूर रुके होंगे, या फिर उन्होंने किसी ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाया होगा। इसलिए पुलिस सबसे पहले इन्हीं जगहों पर जाकर उस लड़की के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। इसके बाद पुलिस ने सोचा कि वो लोग अगर किसी दूसरे शहर से आए थे तो जरूर किसी कार से ही आए होंगे। इसलिए अब पुलिस उस लड़की के साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि इस इलाके में किसी ने कोई संदिग्ध कार देखी हो। इसी तरह पूछताछ करते करते पुलिस एक होटल पर पहुंचती है। वहां पर मौजूद गार्ड ने पुलिस को बताया कि 14 मार्च की शाम को उन्होंने एक सफेद रंग की गाड़ी को इस रोड पर बार बार इधर से उधर कई चक्कर लगाते हुए देखा था। वो गाड़ी होटल वालों को संदिग्ध इसलिए लगी थी क्योंकि वो गाड़ी कुछ ही मिनटों में 3-4 बार होटल के सामने से गुजरी थी, जिसकी वजह से होटल के गार्ड की नजर उस कार पर पड़ गई थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने उस गाड़ी का नंबर पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसे गाड़ी नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उस गाड़ी का नंबर DL से शुरू होता था, यानी इसका मतलब था कि वो गाड़ी दिल्ली की थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि वो गाड़ी कौन से कलर की थी और किस कंपनी की थी, लेकिन होटल वालों को बस उसका कलर ही याद था। उन्होंने बताया कि वो गाड़ी सफेद रंग की थी। इसके अलावा उन्हें गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए अब पुलिस उस DL नंबर की गाड़ी को ही सुराग मानकर अपनी जांच आगे बढ़ाती है। इसके बाद उस होटल के CCTV फुटेज को भी चेक किया गया, लेकिन कैमरा बहुत दूर होने के कारण ध्यान से देखने पर भी गाड़ी का नंबर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था,
क्योंकि वो गाड़ी राजस्थान में किसी दूसरे स्टेट से आई थी, तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी किसी न किसी टोल प्लाजा से तो जरूर गुजरी होगी। इसलिए अब पुलिस टोल प्लाजा का रुख करती है और वहां के सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू करती है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि उन सीसीटीवी कैमरा में तो दिल्ली के नंबर वाली कई सारी गाड़ियां आती और जाती हुई दिखाई दे रही थीं, और वो भी सफेद कलर की। अब इतनी सारी गाड़ियों में ये कैसे पता लगाया जाए कि उनमें सस्पेक्ट गाड़ी कौन सी है? इसके बाद पुलिस ने टोल प्लाजा से लेकर उस होटल के रास्ते से गुजरने वाली जितनी भी DL नंबर की गाड़ियां थीं, उन सभी की एक लिस्ट तैयार की। उस लिस्ट के अनुसार सभी गाड़ियों के एड्रेस और उनके मालिक की भी डिटेल निकलवाई गई। क्योंकि गाड़ियां दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों की थी, इसलिए राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया और उन्हें सारी बात बताते हुए कहा कि हमें एक महिला का शव मिला है और हमें एक सस्पेक्ट गाड़ी की तलाश है जो दिल्ली के नंबर की है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उनके पास कई गाड़ियों के मालिक के नाम और एड्रेस भी हैं। एक बार उनसे पूछताछ कीजिए कि वो लोग भिवाड़ी में किस वजह से और क्या करने के लिए आए थे। साथ ही राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस को यह भी कहा कि आप ये भी पता लगाने की कोशिश कीजिए कि 14 मार्च के आसपास दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन में किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं लिखाई गई है। और जब दिल्ली पुलिस ने अपना डेटाबेस चेक किया तो पता चला दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके से एक लड़की लापता है। उसके परिवार वालों ने 14 मार्च को देर रात आनंद विहार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद दिल्ली में लापता हुई लड़की और राजस्थान में मिले लड़की के शव की फोटोज को चेक किया गया तो वो दोनों फोटो मैच कर गई। इधर पुलिस की नजर तुरंत उन गाड़ियों की लिस्ट पर भी पड़ी, क्योंकि उस लिस्ट में एक गाड़ी दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में रजिस्टर्ड थी और वो गाड़ी एक महिला सुनैना गुप्ता के नाम थी। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा सुराग था, इसलिए बिना देरी किए राजस्थान पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंचती है और जिस थाने में उस लड़की का मामला दर्ज किया गया था, राजस्थान पुलिस उस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर से बातचीत करती है। मिसिंग रिपोर्ट के अनुसार उस लड़की का नाम था प्रियंका खत्री, जिसकी उम्र 28 साल थी। वो एक ट्यूशन टीचर थी। प्रियंका 14 मार्च को अपने घर वालों से ये कहकर निकली थी कि वो ATM से पैसे निकालने जा रही है। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो शाम 4 से 4:30 बजे तक वापस लौट आएगी। लेकिन जब प्रियंका 4 बजे तक वापस घर नहीं लौटी तो उसकी माँ को थोड़ी चिंता हुई। माँ रेखा बहल ने प्रियंका को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। इंतजार करते करते शाम के 7:30 बज गए और जब प्रियंका 8 बजे तक भी घर वापस नहीं लौटी तो रेखा ने अपने पति पंकज को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद पंकज और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर प्रियंका को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन प्रियंका खत्री उन्हें कहीं भी नहीं मिली। इसके बाद देर रात को प्रियंका के घर वालों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। अब राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस की मदद से लापता प्रियंका के घर पर पहुंचती है। उसके घर वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि प्रियंका लोगों के घरों में जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पुलिस ने प्रियंका के पिता पंकज बहल से उन घरों के बारे में पूछा जिन घरों में प्रियंका ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। पंकज बहल ने उन सभी घरों के एड्रेस लिखकर दे दिए। लेकिन जब राजस्थान पुलिस ने प्रियंका के घर वालों को ये बताया कि राजस्थान के ततारपुर थाना क्षेत्र से प्रियंका खत्री का शव बरामद किया गया है, तो प्रियंका की मौत की खबर सुनते ही उनके घर में कोहराम मच गया। प्रियंका की मां रेखा और पिता पंकज बहल का रो रोकर बुरा हाल था। वो लोग उस दिन को याद करके रो रहे थे जब आखिरी बार उनकी बेटी घर से निकली थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। प्रियंका खत्री का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया था। इसके बाद राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस की मदद से उन घरों में जाकर पूछताछ करती है जिन घरों में प्रियंका ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। उन सब के बयान दर्ज किए जाते हैं। ऐसे ही पूछताछ करते करते पुलिस एक ऐसे घर पर पहुंची जिस घर में केवल एक ही महिला थी। उसके पति काम पर गए हुए थे और बच्चे भी स्कूल गए हुए थे। पुलिस ने सबसे पहले उस महिला का नाम पूछा। महिला ने अपना नाम सुनैना गुप्ता बताया। ये नाम सुनते ही पुलिस वालों की आंखें चमक उठी, क्योंकि ये तो वही महिला थी जिसकी कार राजस्थान के ततारपुर इलाके में पाई गई थी और उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस भी एग्जैक्ट इसी घर का था। पुलिस तुरंत समझ गई थी कि इस महिला का प्रियंका के कत्ल के साथ कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इसलिए पहले तो पुलिस सुनैना से आराम से बैठकर बात करती है और उससे प्रियंका के बारे में पूछती है। सुनैना ने पुलिस को बताया कि प्रियंका खत्री पिछले 7 सालों से उनके घर पर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, लेकिन 14 मार्च से उसने आना छोड़ दिया था। और जब हमने उनके घर वालों को फोन करके पूछा तो पता चला कि वो तो अचानक कहीं गायब हो गई है। पुलिस ने सुनैना से पूछा कि आपके पति कहां पर हैं? आप उनको बुलाइए।
हमें उनसे भी पूछताछ करनी है। सुनैना ने अपने पति कपिल गुप्ता को फोन करके घर बुलाया। कपिल गुप्ता ने भी प्रियंका के बारे में सारी वही बातें बताई जो उसकी पत्नी ने बताई थी। लेकिन जब पुलिस ने सुनैना से पूछा कि 14 मार्च को आपकी कार राजस्थान में क्या करने गई थी, साथ ही पुलिस ने उन्हें वो तस्वीरें भी दिखाई जो सीसीटीवी कैमरा से निकलवाई गई थी। ये सब देखकर सुनैना घबरा गई। उसने कहा कि मैं उस दिन गाड़ी में नहीं थी, बल्कि मैं तो 14 मार्च को अपने घर पर ही थी। इसके बाद पुलिस ने कपिल गुप्ता से उस गाड़ी के बारे में पूछा तो कपिल गुप्ता जवाब देते हुए घबराने लगा। बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, जिसे देखकर पुलिस समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुलिस को लगने लगा था कि ये दोनों पति पत्नी कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन जब उन दोनों से थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की गई तो कपिल और सुनैना जल्दी ही टूट गए। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने प्रियंका का कत्ल क्यों किया है, एक ट्यूशन टीचर से आखिर कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया था। दरअसल दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके में रहने वाला 39 साल का कपिल गुप्ता एक बिजनेसमैन था। उसका कपड़ों का बिजनेस था। 38 साल की सुनैना उसकी पत्नी थी। उनके 2 बच्चे भी थे। उनके घर से थोड़ी ही दूर पर प्रियंका खत्री भी अपने परिवार के साथ रहती थी। प्रियंका 20 साल की उम्र से ही सुनैना और कपिल के घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही धीरे धीरे कपिल और प्रियंका में बातचीत शुरू हो गई थी। जिस समय प्रियंका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कपिल गुप्ता के घर पर आती थी, उस समय अक्सर सुनैना किसी काम से बाहर रहती थी। कपिल ने बताया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए प्रियंका को 2 साल भी नहीं हुए थे। प्रियंका और उसके बीच संबंध बनने शुरू हो गए। हालांकि कपिल प्रियंका से 10 साल बड़ा था, वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन दोनों के रिश्ते की भनक ना तो प्रियंका के घर वालों को लगी और ना ही सुनैना को लगी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे ही उन दोनों का प्यार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वो दोनों अब घूमने के लिए बाहर भी जाने लगे थे। क्योंकि कपिल एक बिजनेसमैन था तो उसे रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो ज्यादातर बाहर ही रहता था, इसलिए घर आने जाने का उसका कोई टाइम फिक्स नहीं था, जिस कारण कभी सुनैना ने भी उस पर शक नहीं किया था। कपिल ने बताया कि सुनैना को शक ना हो, इसलिए प्रियंका उसके बेटे को राखी भी बांधती थी। कपिल अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था। इधर समय के साथ साथ प्रियंका की उम्र बढ़ती जा रही थी। उसके घर वाले भी शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रियंका अपने करियर का बहाना बनाकर शादी की बात को टाल देती थी। हालांकि उसके पिता पंकज ने 2 बार जबरदस्ती करके उसकी सगाई भी कर दी थी, लेकिन प्रियंका शादी से पहले उन लड़कों से कपिल की बात करवा देती थी। जब उन लड़कों को पता चलता कि प्रियंका का किसी और के साथ अफेयर है, तो वो लड़के सगाई तोड़ देते थे। इतना ही नहीं, घर वालों पर प्रेशर बनाए रखने के लिए प्रियंका ने एक बार जहर भी खा लिया था, क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। दरअसल वो कपिल के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। पूछताछ के दौरान कपिल ने पुलिस को बताया कि इन 7 सालों में उसने प्रियंका के ऊपर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। पूछताछ में आरोपी कपिल ने बताया कि प्रियंका को खूबसूरत दिखने का बहुत शौक था, जिसके लिए वो महंगी दवाइयां और महंगे इंजेक्शंस का इस्तेमाल करती थीं, और ये सारा खर्च भी कपिल ही उठाता था। लेकिन अब प्रियंका कपिल के ऊपर शादी करने को लेकर दबाव बनाने लगी थी। हालांकि प्रियंका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो जिससे प्यार करती है वो शादीशुदा है, तो फिर वो उससे कैसे शादी कर सकता था। कपिल के अनुसार प्रियंका शादी को लेकर जिद करने लगी थी, लेकिन कपिल फिर भी उसे टालता रहता था। इधर प्रियंका को भी लगने लगा था कि कपिल अपनी पत्नी सुनैना के होते हुए उससे कभी भी शादी नहीं करेगा। इसलिए अब प्रियंका ने सुनैना को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। और फिर एक दिन प्रियंका ने कपिल गुप्ता से कहा कि जब तक तुम्हारी पत्नी जिंदा है तब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर सुनैना को अपने रास्ते से हटा दें तो फिर हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे। ये सुनकर कपिल बुरी तरह घबरा गया। उसने कहा कि तुम ये क्या बोल रही हो। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगी। देखते ही देखते ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रियंका ने कपिल को धमकी दे डाली। उसने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं हम दोनों के रिश्ते के बारे में सबको बता दूंगी। कपिल प्रियंका को बहुत समझाता है, उसकी मिन्नतें करता है कि ऐसा मत करो, मेरा परिवार तबाह हो जाएगा। लेकिन आखिर में जाते जाते प्रियंका ने कपिल से कहा कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मुझे सबको बताना पड़ेगा। कपिल ने उस समय प्रियंका को 50 लाख रुपए देने की बात कबूल कर ली, लेकिन अब कपिल के सामने 2 ही रास्ते थे।
या तो वो अपनी प्रेमिका को 50 लाख रुपए दे दे या फिर अपनी पत्नी को कत्ल करके प्रेमिका से शादी कर ले। लेकिन कपिल ने तीसरा रास्ता अपनाया। उसने अपनी पत्नी सुनैना को प्रियंका और अपने रिश्तों के बारे में सब कुछ बता दिया और उससे माफी भी मांग ली। आखिर वो सुनैना का पति था, इसलिए सुनैना ने भी कपिल गुप्ता को माफ कर दिया। और तो और उसने सुनैना को प्रियंका द्वारा उसके कत्ल की साजिश रचने वाली बात भी बता दी। और फिर यहीं से ये सारी कहानी पलट जाती है। पहले तो उसकी प्रेमिका ने कहा था कि तुम अपनी पत्नी सुनैना को कत्ल कर दो, लेकिन अब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम अपनी प्रेमिका प्रियंका को ही कत्ल कर दो, क्योंकि सुनैना का कहना था कि अगर तुमने उसे 50 लाख रुपए दे भी दिए तो वो कुछ समय बाद फिर से ब्लैकमेल करेगी। सुनैना ने कहा कि अब इससे बचने का केवल एक ही रास्ता है और वो ये कि प्रियंका को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। कपिल को अपनी पत्नी का आइडिया पसंद आ गया। इसके बाद वो दोनों मिलकर प्रियंका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। इस कत्ल में उन्होंने अपने 2 नौकर राजकिशोर और सचिन को भी शामिल कर लिया था। और फिर 14 मार्च 2022 को सुबह से ही कपिल अपने दोनों नौकर राजकिशोर और सचिन को खूब शराब पिलानी शुरू कर देता है, ताकि वो दोनों कत्ल करने से पहले ही डरकर पीछे ना हट जाए, क्योंकि वो दोनों कोई पेशावर कातिल नहीं थे और ना ही उन्होंने इससे पहले कभी कोई कत्ल किया था। खैर, दोपहर में कपिल दोनों नौकरों को फोर्ड इको स्पोर्ट कार में बैठाकर गाड़ी को मेन रोड पर लेकर आता है। वहां गाड़ी को रोककर उसने प्रियंका को फोन किया और कहा कि कुछ जरूरी काम है, तुम जल्दी से आ जाओ। इसके बाद प्रियंका अपनी मां से झूठ बोलती है कि वो एटीएम से कुछ पैसे निकालने जा रही है, लेकिन वो एटीएम नहीं गई, वो तो सीधी कपिल के पास गई थी। कपिल उसे गाड़ी में बैठने को कहता है तो प्रियंका गाड़ी में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही गाड़ी चल पड़ती है। कपिल ने प्रियंका से कहा कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। इसके बाद कपिल सीधे राजस्थान की ओर निकल जाता है। कपिल जानबूझकर गाड़ी को कम स्पीड से चला रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि राजस्थान पहुंचने से पहले ही शाम हो जाए। और जब उसे लगा कि अब रोड पर लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है, तो कपिल ने कार में भजन चलाना शुरू कर दिया और वॉल्यूम को फुल कर दिया, ताकि अगर प्रियंका चीखने चिल्लाने लगे तो भी उसकी आवाज बाहर न जाए। इसके बाद कपिल की ओर से इशारा मिलते ही पीछे से दोनों नौकरों ने प्रियंका पर हमला कर दिया। हालांकि प्रियंका भी उन दोनों का विरोध कर रही थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन दोनों नौकर उस पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं। उन्होंने प्रियंका का गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही देर में प्रियंका ने दम तोड़ दिया। असल में वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने गाड़ी के अंदर ही प्रियंका को एक प्लास्टिक के बोरे में पैक कर दिया। अब वो लोग कोई सुनसान जगह तलाश करते हैं, ताकि उस शव को किसी की नजरों में आए बगैर आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। जगह ढूंढते ढूंढते वो लोग एक पुलिया के पास पहुंचते हैं। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। इसके बाद उन तीनों ने मिलकर बोरे में रखे प्रियंका के शव को पुलिया के नीचे फेंक दिया। वो तीनों सुबह से ही भूखे प्यासे घूम रहे थे। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर वो लोग खाना खाते हैं। खाने के बाद उन्होंने गाड़ी से एक ही रोड पर कई चक्कर लगाए, ताकि लोगों को लगे कि वो लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हो गया था, क्योंकि जिस रोड पर उन्होंने कई चक्कर लगाए थे, उसी रोड पर एक होटल के गार्ड ने उनकी गाड़ी को देख लिया था। उस गार्ड को उनकी गाड़ी संदिग्ध इसलिए लगी थी क्योंकि उस गाड़ी ने कुछ ही मिनटों में वहां पर कई चक्कर लगाए थे। अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद उस आदमी की नजर उनकी गाड़ी पर ना पड़ती। पुलिस का भी यही कहना था कि यहीं से उन्हें पहला सुराग मिला था। नहीं तो इस मामले को सॉल्व करने में पुलिस को ना जाने कितने दिनों तक किसी सुराग या सबूत के लिए इधर उधर भटकना पड़ता। इसके बाद पुलिस ने सुनैना गुप्ता, कपिल गुप्ता, राजकिशोर और सचिन को अरेस्ट कर लिया था। सुनैना और कपिल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन सभी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। सुनैना और कपिल के दोनों बच्चे अपने दादा दादी के पास हैं, यानी अब वो दोनों बच्चे माता पिता के बगैर ही रहेंगे, क्योंकि अब उनके माता पिता की जिंदगी तो शायद जेल में ही गुजरेगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।